Dear student, in this video we are going to discuss about the variation of angle of deviation with the angle of incidence. You can easily identify those angles which I am just talking about. One is this angle I'm talking about. This is one angle, and this is the other angle, that's delta. This is angle of deviation and this is angle of incidence. So I'm going to change the value of angle of incidence, means I'm going to make the light strike at different angle of incidence, and for those rays which are striking at some angle will come out with different angle of emergence, and thereby the angle of deviation will also change. So when you change I, the angle of deviation will also change. So how does the graph, this is also popularly called as I delta या IG curve भी बोलते हैं, I delta curve. This is what popularly it is called as. So I'm going to plot a graph between I versus delta. So I'm going to change the value of I and I'm going to find out the value of delta with the help of experimental activity, and that's why this particular graph you can get by doing some activity which you will be doing in the lab में आप इसको कर रहे होंगे, आपके पास ये एक्सपेरिमेंट है, आपको करना है, तो वहां पे न केवल आपको एक ग्राफ के बारे में प्रिडिक्ट करना है, बल्कि इस ग्राफ की मदद से जो भी आपको ग्राफ मिलेगा उससे आप उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे, और फिर उससे हम उस ग्राफ से कैसे हम एंगल ऑफ कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म को पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इट्स अ ग्राफ. So when I try to get, the formula for the prism is actually I plus E is equal to A plus delta. So from that, delta will be equal to I plus E minus A. So I'm going to change the value of I and I'm going to record the value of delta. So we'll make a, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे. ऑब्जर्वेशन टेबल बना के हम लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा. ये जब आप लैब में करेंगे तो वहां पे एक कॉलम में आई होगा और दूसरे कॉलम में डेल्टा होगा. So for various angle of incidence you are going to record the various value of deviation. Now when you plot this graph, then the graph will look like this. Here I am going to plot I on x-axis and delta, angle of deviation जिसको हम बोलते हैं, ये y-axis पे. हम देखते क्या कि हैं, जैसे जैसे हम I की वैल्यू को बढ़ाते हैं, ये जो वैल्यू जैसे से बढ़ा रहे, पहले एंगल हम कम लेते हैं और जैसे जैसे इंसिडेंट रे को इससे हम दूर करते जाते हैं नॉर्मल से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, हम देखते क्या है इंटरेस्टिंगली कि एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है. तो आपका ग्राफ एक्चुअली शुरुआत में कुछ ऐसे जाएगा. शुरुआत में ग्राफ आपका कुछ ऐसे होगा. It will go like this. The graph will go like this, and then it will become minimum, and then it will turn back like this. बहुत सारी वैल्यू नहीं मिलती है, but the graph is somewhat like this. So ये ग्राफ का शेप है, थोड़ा सा हल्का फुल्का यू शेप में आता है, हालांकि पैराबोलिक भी नहीं कह सकते, बट ये कर्व इस तरह से. खास बात यह है कि पहले जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू कम होती है और होते होते यहाँ पे मिनिमम हो जाती है. तो यहाँ पे मिनिमम हो जाती है, देखिए यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो मिनिमम हो जा रही है. यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ये वैल्यू जो है यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम है. इसको हम डेल्टा एम से कहते हैं. डेल्टा एम का मतलब मिनिमम है. तो डेल्टा एम विल बी कॉल्ड एज व्हाट? हियर डेल्टा एम is called as angle of minimum deviation. मैं यूं बताऊं आपको कि अगर आप यहाँ पे आप इस इंसिडेंट रे को नॉर्मल से दूर करते जाएंगे, जैसे जैसे दूर करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि जो आपकी एमर्जेंट रे है वो थोड़ा सा नजदीक आती जाएगी. किसके?
टू द ओरिजिनल डायरेक्शन से कम होती जाएगी। मतलब ये पहले एंगल जो है इसका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो कम होता जाएगा, नॉट एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा कम होता जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए ये हमेशा बढ़ा रहे हैं, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन पहले कम हो रहा है और कम होने के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ती है हम लोगों को। इससे जो इंपॉर्टेंट इंफरेंसेस हैं वो ध्यान से देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द ग्राफ, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ग्राफ क्या क्या है। पहली बात तो ये आप देख सकते हो कि जैसे एज एंगल आई इंक्रीजेस डेल्टा डिक्रीजेस फर्स्ट, ये पहले कम होता है टू बिकम मिनिमम, बिकम मिनिमम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंड देन आफ्टरवर्ड देन इट इंक्रीजेस। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आया कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डेविएशन पहले कम हो रहा है, कम होते होते मिनिमम हो गया, उसके बाद से बढ़ने लगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर डेल्टा के लिए कोई भी अगर डेल्टा में ले लूं तो यहाँ से इसको मैं ग्राफ को अगर इंटरसेक्ट करूं दो जगह पे, तो देखिए ये जो है इस लाइन को अगर आगे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो जगहों पे कट कर रहा है। एक तो यहाँ पे दो जगहों पे कट कर रहा है। यहाँ पे जो एक एंगल है इसको अगर मैं, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंसेस है, इसका मतलब है कि there are two angle of incidences for which angle of deviation is same. So there are two angle of incidence for which angle of deviation is what? It is same. Angle of deviation जो है वो same है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम। एंड इसमें अगर ध्यान से देखें ग्राफ में तो एंगल ऑफ दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हो सकता है, ये समझने वाली बात है। इसमें अगर एक वैल्यू आई है, हम इसको दिखा सकते हैं कि अगर एक वैल्यू इसमें से आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे आपने गिराया है, तो दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ई के बराबर होगा, मतलब ई के बराबर होगा। मतलब क्या है कि अगर हम किसी रे को आई पे गिराएं या इसी रे को ई वाले एंगल पे गिराते हैं, दोनों के लिए डेविएशन सेम होगा। यही बात समझ में आई? देखो मैं फिर समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये 30 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री पे गिराया हमने, और जो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है मान लेते हैं ये 35 डिग्री पे आया, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 40 डिग्री आ गया। ये तीनों एंगल समझ में आ गया। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30, एक एंगल ऑफ इमर्जेंस है 35 और एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 40 है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस इंसिडेंट रे को 30 डिग्री पे गिराऊं तो एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री है, या अगर मैं 35 पे गिराऊं तो भी एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री है। इसको कैसे समझा जाए? या देखिए मैं आपको समझाता हूं, मैथमेटिकल तरीका नहीं है। देखिए एक बार फिर से हम लोग इस डायग्राम में आते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है, राजा प्रिज्म का ये प्रिंसिपल सेक्शन है। तो अगर मैं इसको आई पे गिरा रहा हूँ रे को, तो यहाँ से देखिए ये रे आके यहाँ के बाद ये बाद में निकलती है यहाँ पे आर इस फॉर्म में, इमर्जेंट रे है। ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल पाथ है जिसमें इसको जाना था। ये इमर्जेंट रे है, आप देख सकते हैं ये इमर्जेंट रे है। तो अगर आई यहाँ पे है उसके लिए डेल्टा जो है वो, ये जो डेल्टा है ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अब अगर मैं इसको इसी रे को जो एमर्ज हुई है इसको मैं किसी प्लेन मिरर पे गिरा दूं, या सोचिएगा प्लेन मिरर पे नॉर्मल गिराऊंगा तो क्या होगा? द रे व्हिच वाज गोइंग दैट विल स्ट्राइक द मिरर एंड इट विल कम बैक इन द सेम डायरेक्शन, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। तो यहाँ पे टकराने के बाद ये वापस आएगी। अब ये जो एमर्जेंट रे थी वो क्या बन गई? वो इंसिडेंट रे बन गई। ये बन गई इंसिडेंट रे। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब ये इंसिडेंट रे बन जाएगी तो अब इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन हो जाएगा वो ये बन जाएगा, इसका ये जो ओरिजिनल पाथ हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ हो गया, समझते जाइए। ओरिजिनल रे का ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ हो गया। अब ये यहाँ से फिर हर जगह रिट्रेस करते हुए रे अल्टीमेटली यहाँ से निकल जाएगी। तो अब ये क्या बन गई? आपकी जो क्यूपी रे है वो अब आपकी इमर्जेंट रे बन गई।
इमर्जेंट रे बन गया। तो ये इमर्जेंट रे है और ये ओरिजिनल पाथ है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये नया एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्या आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में सेम है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब है कि अगर रे को हम आई पे गिराएं या ई पे गिराएं, दोनों के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सेम होगा। तो ये हमने यहां से लॉजिक लिया है। ओके, so I hope it is clear. For two angle of incidences, angle of deviation is going to be same. So there are two angle of incidence for which angle of deviation is same. थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे देख पाएंगे कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है तो वहां पे ये क्या करता है, ये टेंजेंट बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ आई है वो केवल एक ही है। बाकी सारे डेल्टा के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज हैं, आई और ई के बराबर। लेकिन जब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे पहुंचता है तो जो आई है उसी को सिंगल वैल्यू हो जाती है। सिंगल वैल्यू इसलिए कि वहां पे कोई एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, बल्कि इसलिए कि वहां पे दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब यहाँ पे जो है आई, ये जो आई है वो ई के बराबर हो जाता है, एक ही वैल्यू आ गई। मतलब अगर मान लो ये 30 डिग्री हो, ये भी 30 डिग्री हो जाए तो आप कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हो, आप एक ही तो कहोगे। तो ये तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो वहां पे जो आपका प्रिज्म होता है वो मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे होता है। तो एट एंगल ऑफ एट डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम, आई इक्वल्स टू यहाँ पे सिंगल होता है, वैल्यू हो जाती है दोनों की आपस में बराबर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ऑल्सो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ऑल्सो दैट R1 एंड R2 भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये जो आपस में जो ये दोनों ये हैं, ये एंगल जो है R1 और R2 भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये तब होता है जब I और E आपस में बराबर हो गए। आप इसको प्रूव कर सकते हो किसी भी ट्रायंगल में। देखिए इसको प्रूव करते हैं कि कैसे R1 अगर आई ई के बराबर है तो R1 R2 के बराबर कैसे होगा। ये समझते हैं, इसको स्नेल्स लॉ का यूज करके भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। देखिए पहली सरफेस पे जो म्यू है ग्लास के प्रिज्म का, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन R1। ये पहले सरफेस पे होगी, फर्स्ट सरफेस पे हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। दूसरे में इट इज गोइंग फ्रॉम ऑफ कोर्स रेयर टू डेंसर, एंड सेकंड सरफेस पे द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सो यहाँ पे जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी R2, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी E, एंड दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, क्योंकि रेयर में जा रहा है तो 1 होगा, and that divided by the refractive index of the denser medium which will be mu. तो यहाँ को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन ई अपॉन साइन R2। अब यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू ये और ये दोनों आपस में सेम है, क्योंकि ग्लास है उसका सेम होगा ही होगा, तो ये सेम होगा एंड देयरफॉर कंपेयर कीजिए दोनों को, तो साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2। अब देखिए आई और ई आपस में बराबर है तो ये तो कैंसिल हो गया, ये देखिए दोनों आपस में कैंसिल जाएंगे, तो साइन R1 जो है वो हो जाएगा साइन R2 के, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट R1 विल बी इक्वल टू R2। तो ये देखिए रिलेशन आया कि अगर आई और ई आपस में बराबर है, अगर आई और ई आपस में बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होगा। ये कब होगा, जब डेल्टा की वैल्यू जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होगा। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर मिनिमम डेविएशन I will be equal to E, angle of incidence will be equal to angle of emergence, and angle of refraction at the first surface will be equal to angle of refraction at the second surface। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। खास बात एक और भी है कि अगर ये आपका आइसोसेलेस प्रिज्म है, rather equilateral not isosceles, अगर इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ऐसे केस में जो आपका जब डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होता है तो जो रिफ्रैक्टेड बीम होती है प्रिज्म के अंदर, रिफ्रैक्टेड लाइट या हाँ रिफ्रैक्टेड लाइट becomes parallel to the base, parallel to the base। अब ये कैसे हुआ, जरा इसको आपको करना होगा।
एक ट्रायंगल में इसकी प्रॉपर्टी यूज करके देखिए, और ये इस बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि सपोज दिस इज एन इक्विलैटरल prism, then show that and at angle of minimum deviation the refracted beam is refracted beam this refracted beam is QR is parallel to BC, QR is parallel to BC। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं क्या क्या देखा आपने। जब इस ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ से कुछ ऑब्जर्वेशन आए। पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे बढ़ाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन पहले कम होता है, कम होते होते मिनिमम हो जाता है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। उसके बाद भी अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो इसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहले डेविएशन कम होता है, फिर डेविएशन मिनिमम होने के बाद फिर से बढ़ने लगता है। दूसरा पॉइंट जो है कि दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन सेम है। उसमें से जो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो जिसपे आपने स्ट्राइक करा है उसके बराबर होता है, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए वही डेविएशन होगा वो एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर होगा। एंगल ऑफ एमर्जेंस नहीं होगा, एंगल ऑफ एमर्जेंस के वैल्यू के बराबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमने देखा कि जब ये डेल्टा मिनिमम हो जाता है, मतलब कम से कम जहां के बाद वो टर्न बैक करता है, ये ग्राफ से आप देख सकते हो कि जिस पॉइंट के बाद ये टर्न बैक करता है वहां पर आई और ई आपस में बराबर है। ग्राफ में दिख रहा है आपको कि हर डेल्टा के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन इस पर्टिकुलर डेल्टा के लिए आई की वैल्यू केवल एक ही है, मतलब यहाँ पे आई और ई आपस में बराबर हो गए। तो आई और ई आपस में बराबर हो गए, और जब आई और ई आपस में बराबर होते हैं तो R1 भी R2 के बराबर हो जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाने की कोशिश की। आपको जरूरत नहीं इसको दिखाने की, ये एक इंपॉर्टेंट नोन कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये इक्विलैटरल प्रिज्म है आपका, तो उसमें अगर डेल्टा डेल्टा एम के बराबर है, मतलब मिनिमम डेविएशन के बराबर है, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो बेस के पैरेलल हो जाती है। तो कभी कभी ये ज्योमेट्री में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इससे हम लोग कैसे उस ग्लास मटेरियल का जिससे कि ये प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। लेट्स गो टू दैट। सो हाउ टू गेट the refractive index of the material of the prism from I delta curve। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रिज्म लेना है। प्रिज्म की मदद से आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा की वैल्यू पता करनी है, ग्राफ प्लॉट करना है। और जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन आई एंड डेल्टा, देन द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे इस ग्राफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट को आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और जहाँ पे टेंजेंट कट करता है वाई एक्सिस को वो हमारा डेल्टा एम बन जाएगा, और ये आपका आई हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन हम लेंगे। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। हमें मालूम है फॉर अ प्रिज्म दैट टू एडिटिव्स, एक तो है कि I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा हमने, और दूसरा है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब हमने कहा कि जब एट डेल्टा जो है वो डेल्टा एम के बराबर जब होता है तो वहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो R1 R2 के बराबर होता है। जब ऐसा होता है तो जो R1 है वो R2 के बराबर हो जाता है। मान लेते हैं R लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें फ्रॉम 2 हमारे पास क्या मिला, फ्रॉम 2 हमें मिल गया कि R मतलब R प्लस R इज इक्वल टू ए, एंड दैट विल गिव यू R इज इक्वल टू ए बाई 2। एंड ये तो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि R की वैल्यू हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल हो जाएगा। ऑल्सो यू नो दैट I इज इक्वल टू E होता है। तो अब आप जानते हो कि अगर ये इक्वेशन यूज करें फ्रॉम वन जाए तो I इक्वल टू E को हमने क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में I प्लस आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, कहाँ पे हो रहा है, डेल्टा एम पे हो रहा है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि 2I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो इससे हमें मिला I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइडेड बाय 2। अब सेल्स लॉ कहता है, सेल्स लॉ कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का वो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आई और ई की वैल्यू हम यहाँ पे, एक तो ये वैल्यू आपके पास आई थी आई, और एक तो आई यहाँ से आ गया था,
सो और आर की वैल्यू आ गई, तो फ्रॉम these two we can write down, we can put the value of I. So let's say it is mu which is equal to sine I, which is a plus delta m whole divided by 2, and that divided by sine r which will be equal to a by 2 from this equation. So आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि म्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये हमने निकाला a प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। यहाँ से देखिए ए जो है वो प्रिज्म एंगल है, डेल्टा एम कहाँ से मिल जाए, बाकी अगर ये सब मालूम है आपको तो डेल्टा एम से आप रिफ्लेक्शन इंडेक्स निकाल सकते हो। डेल्टा एम की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, डेल्टा एम की वैल्यू हमें इस ग्राफ से मिलेगी। तो ग्राफ पहले आप प्लॉट करोगे फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड देन फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ आई यू आर गोइंग टू गेट वेरियस वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड यू आर गोइंग टू गेट डेल्टा एम। जब एक बार डेल्टा एम मिल गया आपको ग्राफ से, देखिए डेल्टा एम मतलब मिनिमम है, मीन मत निकाल दीजिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं ग्राफ में मीन या एवरेज निकाल देते हैं, ये मिनिमम है। तो मिनिमम कहाँ से मिलेगा, जब इस ग्राफ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगा वो डेल्टा एम मतलब ये आपका मिनिमम डेविएशन है उस प्रिज्म के लिए। इस मिनिमम डेविएशन को यहाँ से रखिए और यहाँ पे इसे वैल्यू रखिए और आप न्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप इस मेथड से आप लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पता कर सकते हैं।